और ये सबको नजर आ गया, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को समझ में आ गया है कि जी दे हैव बीन ट्राइंग टू डोमिनेट, बट इसके ऊपर कोई एक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज वो आईपीएल भी सब खेलते हैं। सो ये क्वेश्चन है, लेकिन सलमान ने कहा क्रिकेटर्स को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा से आई वांट टू एंडोर्स द स्टेटमेंट बाय पैट कमिंस कि क्रिकेटर्स को कहा है, आप बोलें। अच्छा नहीं बोलो तो कि इंडिया इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बाय पिकिंग एंड चूजिंग वेयर दे वांट टू प्ले। तो ये कब तक डोमिनेंट, सलमान इसमें इनकलाब कैसे आएगा? इसमें इनकलाब फाइनेंशियल इनकलाब लाना पड़ेगा, उसके अलावा इनकलाब नहीं आएगा। या फिर देख लें इंडिया ऑब्वियसली सारी की सारी जो उनका होल्ड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मसल के सबसे बड़ी लीग उनकी है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स वहाँ से आते हैं, व्यूअरशिप वहाँ से आती है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू थिंक तो आपको पता लगेगा कि इंडिया आपस में तो नहीं खेल सकता है ये सारे कुछ लाने के लिए। अच्छा देखिए, टेलीग्राफ ने ये भी कह दिया कि जनाब इंडियन कैप्टन से पूछ लें टॉस की क्या जरूरत है, कि उनकी क्या मर्जी है, मैच खेलना है या अपने पास ट्रॉफी रखनी है। इस हद तक टेलीग्राफ ने ऑफिशियली, लेकिन वो तो इंडियन कैप्टन खुद कह रहा है कि फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो मर्जी, मतलब वो कह रहा है कि हम दोनों के लिए तैयार हैं। नहीं उन्होंने ये कहा खेलना है या नहीं खेलना ये भी बता दें आप, ट्रॉफी अगर आपने रखनी है कोई मसला नहीं। लेकिन देखो इसमें एक और एंगल भी है, वो ये कि राजीव शुक्ला साहब भी, पाकिस्तान आए सेमीफाइनल मैच था जब साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड का, विक्रांत साहब भी यहाँ पे आए, निखिल भी यहाँ पे आए, यानी पूरी दुनिया को एक मैसेज आ चुका है कि पाकिस्तान सब आए हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे आए हैं, बस आपने अपनी टीम को नहीं भेजा। सो ये बड़ा लाउड स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको फिर बहुत से अजीब तरीकों से जस्टिफाई भी करते हैं वो लोग, खैर उस पर आप छोड़ो, वो एक लंबी डिबेट है। नहीं वो कहते हैं कि एज टीम आना और बात है, अगर इंडिविजुअली कोई भी आएगा तो उसके और प्रोटोकॉल्स हैं और सेंसलेस किस्म का आर्गुमेंट है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है ना, कोई गल नहीं, आगे चलो। आपके नजदीक जी, आप दोनों के नजदीक प्लेयर टू वॉच आज कौन होने वाला है? क्योंकि अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो लास्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना वो सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए थे, मैट हेनरी उन्हें ले दे गए थे और आज भी उन्हीं से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और कंपैरिजन किया जा रहा है कि मैट हेनरी जो है ना, अगर उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट तो इनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी तगड़ी है। देखिए अच्छी तगड़ी तो है, लेकिन उसमें जो मेन पिलर है ना वो हेनरी ही है। अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखें तो वेरी यंग एट दिस लेवल, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट अगर आप ये कहें कि वो अपने ओन पे न्यूजीलैंड को मैच जिता सकते हैं तो उसके लिए उनको एक्सेप्शनल बॉलिंग करनी पड़ेगी और इंडिया को कुछ गलतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा पेसी है, ना कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर उनको बहुत मूवमेंट मिले इन द एयर ऑफ द डेक कि वो इतने इफेक्टिव हो जाएं। तो कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक कि अगर न्यूजीलैंड ने ये मैच जीतना है तो फिर ज़्यादा चांसेस ऐसे लगते हैं कि पूरा एक मुकम्मल टीम एफर्ट होगा कि आज हर चीज़ चलेगी, बैटिंग भी अच्छा खेलेगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी, फील्डिंग भी, डिसीजंस भी, एंड ऑल्सो सम लैकिंग्स फ्रॉम द इंडियन टीम। फिर जाके ये जो है ना, आप न्यूजीलैंड की पुरानी टीम के खिलाफ भी खेलते रहे हैं, जो न्यूजीलैंड की 2000 की टीम के साथ कंपेयर किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो टीम है न्यूजीलैंड की, ये ऑन पेपर उनसे भी बेहतर है और शायद ये न्यूजीलैंड की आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे बेहतर टीम आई है? देखिए टीम्स न्यूजीलैंड की हमेशा गुड क्रिकेट टीम्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार नहीं। उस वक्त भी अगर आप इनको देखें तो इनके पास हर चीज़ थी, फ्लेमिंग थे, रॉजर टूज मिडल में बड़ा अच्छा खेलते थे। उस दौर में अगर देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स जो आज कर रहे हैं, रॉजर टूज यही करते थे। नेथन एस्टल थे, क्रिस केन्स एक शानदार ऑलराउंडर्स थे, उसके बाद एडम परोरे थे, क्रिस हैरिस थे, स्कॉट स्टायरिस थे, तो कंप्लीट टीम थी। तो अगर आप नामों को देखें तो वो आज से बड़े नाम थे, ज़्यादा बड़े नाम थे। लेकिन आई गेस कि वो कीनिया था, कीनिया में जो कंडीशन है वो क्रिकेट की वो बड़ी ट्रू है, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग में हेल्प मिलती है, वेदर इस तरह का है, पिचेस ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस है। तो इस क्योंकि पिच को आप उस कंडीशन से रिलेट नहीं कर सकते तो इन टीमों का मुआवजा इस तरह नहीं हो सकता। दे वर प्लेइंग इन फेवरेबल कंडीशंस। ये जो आज खेल रहे हैं ये इंडिया की फेवरेबल कंडीशंस है और इस टाइम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जिस तरह की उनकी सेटल टीम है और जिस तरह आईसीसी के लगातार फाइनल खेलती आ रही है और एक वर्ल्ड कप जीती है अभी रिसेंटली, तो इंडिया का भी जो इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा लगे, आप मुझे ये भी बताएं कि हार्दिक पांड्या का क्या करना है? पूरी टीम एक साइड पे होती है, पांड्या एक साइड पे होता है और हर टूर्नामेंट में होता है, हर सीरीज में होता है। आखिर क्या खाते हैं, क्या किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि वो किसी के पल्ले नहीं पड़ता? विद बैट एंड विद बॉल। ही इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। जो बड़े और टॉप के ऑलराउंडर होते हैं ना, ये हमेशा ही स्टैंड आउट इनका फीचर होता है। अगर आप शुरू हो जाए इमरान भाई, इमरान खान साहब से आप कपिल देव को देख लीजिए, फिर आप देखें इयन बोथम को, फिर आप आगे चलें आप जैक कैलिस को देखें। स्टैंड आउट फीचर फ्रेडी फ्लिंटॉफ हो गए,
ऑस्ट्रेलिया से स्टीव वॉ हो गया, हालांकि वो इतने बॉलिंग वगैरह नहीं करते थे, बट स्टिल एन आउटस्टैंडिंग कैप्टन, बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। और आगे आ जाएं आप, पाकिस्तान के पास अब्दुल रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, साउथ अफ्रीका के लांस क्लूजनर थे, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से मिच मार्श जो है, आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। इंडिया से हार्दिक पांड्या आगे, बेन स्टोक्स हैं। तो ये बहुत टॉप नॉच, हमने ना ऑलराउंडर ऐसे छेड़ की तरह यूज़ करना शुरू कर दी। ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट होता है बॉलिंग और बैटिंग में, और हमने उसके बरक्स ये कर दिया कि थोड़ी जी बॉलिंग कर लेता है, 2-4 ओवर कर देता है, 15-20 स्कोर कर लेता है। हमारे ऑलराउंडर, हमने अपनी गुफ्तगू का ही म्यार गिरा दिया। तो फिर बंदे को क्या जरूरत है पूरा बन के दिखाने की। अच्छा, थोड़ी सी रोहित शर्मा के ऊपर जरा बात करना मैं पांड्या पे सिर्फ ये चाह रहा था कि वो इतने ज्यादा उस तरह से टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं होते, उन पर इतनी डिस्कशन भी नहीं हो रही थी। वो चुप करके आते, अपना काम करते और अच्छी खासी चपेटे मारते। वो अगर बैटिंग की बात की, लेवल ऑफ कंपटीशन भी है ना इंडिया के अंदर, इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन उससे बड़े कितने प्लेयर वहां पर हैं कि कोहली और रोहित शर्मा जो है वो हमेशा मीडिया में रहते हैं, और हार्दिक पांड्या बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। इस वक्त दुनिया में जितने भी टॉप नॉच ऑलराउंडर उनमें शायद टॉप 3-4 में आते हैं। टीम में भी अब्दुल रज़ाक कितना मीडिया में रहते थे। हाँ, ये बात शायद अफरीदी भी ऑलराउंडर थे, वो ज्यादा मीडिया में रहते थे, वो किसी और वजूहात की बिना पर मीडिया में रहते थे। और जो है आपके जो शोएब अख्तर हैं, वो क्योंकि देखे ना उस मौके के ऊपर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे थे। मतलब यूसुफ भाई खेल रहे हैं, इंजी भाई खेल रहे हैं, यूनुस भाई कई दफा अंडरमाइंड रहे हैं वो, ठीक है। मिसबा को कितना अर्सा जगह नहीं मिली कहीं पर भी। तो यहाँ पर जब क्लस्टर ऑफ टॉप प्लेयर्स होता है, तो फिर उसमें आप कई दफ़ा गुम से हो जाते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या बिल्कुल गुम नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम उनका नाम चलता है। भाई शाहिद खान अफरीदी का जिक्र हुआ, तो एक व्हाट्सएप से ले लूं यहाँ पे, हुआ था नैरोबी का। तो आपने 2000 का फाइनल की जो है आपने बात की, कंडीशन के ऊपर आपने नैरोबी की बात की है। मैं कल उसको रिवाइंड कर रहा था उस फाइनल मैच को, तो मैंने उसमें स्कॉट स्टायरिस का एक छोटा सा क्लिप था, वो मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की टीम 290-300 कर लेगी वहाँ पर, लेकिन उन कंडीशन को देखते हुए हमें कोई इतना मसला नहीं था कि हम 300 रन भी चेज कर लें। ये 2000 की बात है, उस ज़माने के बाद जब T20 क्रिकेट नहीं आई थी। तो अगर उस ज़माने में भी ये प्लेयर्स का माइंडसेट था कि 300 हो जाएगा और हम उसको चेज कर लेंगे, तो फिर ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? मॉडर्न डे क्रिकेट की इतनी रट क्यों लगाई जाती है, और ये क्यों कहा जाता है कि 300, 350, 300 तो उस वक्त भी हो रहा था। आप उससे भी पीछे चले जाएं, हंसी क्रोनी है कप्तान साउथ अफ्रीका का, उन्होंने कई दफा 300 चेस किया, और वो जब उनसे पूछा गया तो वो कहते थे कि इट इज रन अ बॉल, 300 बॉल्स और 300 रन, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं, इट्स जस्ट रन अ बॉल। तो सिंप्लीफाइड था, ठीक है। बात यह है कि अब आगे क्रिकेट में बहुत नॉन क्रिकेटिंग एंटिटीज़ जिन्होंने खोले अपने लैपटॉप, जिन्होंने निकाली फैंसी वर्डिंग, जो पढ़े लिखे बच्चे थे लेकिन क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं था, शौकीन बच्चे थे, उन्होंने ये लफ्ज़ निकाले। आपके मेरे पैदा होने से पहले, मेरे वालिद साहब के पैदा होने से पहले खब्बों के आगे ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते थे, लोग करवाते थे। मैचअप का लफ्ज़ तो अब आया, ठीक है। ये तो पहले मसला ये था कि बॉल एक लगता था, वो सॉफ्ट हो जाता था, वो रिवर्स होता था, वो 35-33 ओवर्स तक डिस्कलर जब तक नहीं होता था, वो चेंज नहीं होता था, तो रिवर्स आती थी अंदर, रिवर्स को हिट मारना मुश्किल था, नो बॉल की फ्री हिट नहीं होती थी, आपके 15 ओवर्स के बाद फील्डर खुल जाते थे, पावर प्ले कोई नहीं होता था, तब भी 300-300, 350-400 रन हुए हैं। तो ये जो लोगों ने, और तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी चीखो पुकार छोटी छोटी चीज़ की नहीं होती थी। अब तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठ के एक फैसला करता है तो एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। फेक अकाउंट्स बनते हैं, अपने यारों दोस्तों से रब्ता होता है, एक ही बात पे सारी हैमरिंग और ट्वीटिंग और हैशटैगिंग शुरू होती है, और वो चीज़ वायरल हो जाती है। तो अब तो सिर्फ खप की गेम है, मटेरियली तो कुछ उसके अंदर कोई कह लें कि क्वालिटी आपको नज़र आए, कोई उसके अंदर डेप्थ नज़र आए चीज़ के अंदर, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप उनमें से किसी बंदे को इधर बीच में ला के बिठा लें, 3 जो अच्छे प्लेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर 15 मिनट में वो बंदे ने माफ़ी ना मांगी कि जी मैनू जान दो, ठीक है, ये बातें हैं बस बनानी आ गई हैं, और साथ ग्रुप इकट्ठा हो गया उन लोगों का जिनकी लेनी देनी कोई नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी उसमें कुछ अच्छे भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, लेकिन उनको ये पता जरूर है कि अगर हमने खप ना डाली और इस तरह का उसे मीडिया का कवर ना दिया तो फिर हम एक्सपोज हैं। I think he's absolutely right, because अब it is all about trending in the news। शाहिद खान अफरीदी ने क्या कहा साइम के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं।